गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक एटॉमिक फिजिक्स में लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डियर स्टूडेंट, नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट आल्सो फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज टू अंडरस्टैंड स्पेक्ट्रोस्कोपी वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट, बोहर्स मॉडल में दो लिमिटेशंस थे। हालांकि जैसा हमने जब बोहर मॉडल ऑफ एटम आपको कराया तब भी बताया था कि ये मॉडल अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी मॉडल था, बिकॉज द आइडिया यूज्ड इन बोहर मॉडल वर वेरी रेवोल्यूशनरी आइडियाज, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल क्लासिकल जो आइडियाज़ थे उस टाइम तक के, जो उनके बिल्कुल ऑपोजिट जा करके, बिल्कुल हट करके इन्होंने बात की थी। इन्होंने एक प्रकार से इंट्रोड्यूस किया था द आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, इस मॉडल में जो दो सीरियस लिमिटेशंस थे वो ये थे, सबसे पहला ये था कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजेनिक एटम। हाइड्रोजेनिक एटम मीन्स, समझिएगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास न्यूक्लियस और ये इसके अबाउट एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, और प्यारे बच्चों ये इसके और सेल हैं जिसमें रह सकता है, लेकिन फिलहाल ये क्या है, अनऑक्युपाइड है। तो ये हमारा एक हाइड्रोजन एटम है जिसको हम H से लिखते हैं। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, और यही इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है फर्स्ट सेल से सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, या ये रिवर्स ऑर्डर में जंप कर सकता है। बट डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा भी होगा कि जब हम बोहर मॉडल की बात करते हैं तो हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, और हाइड्रोजन एटम के एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को, उसके स्पेक्ट्रा को ये बड़े सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। लेकिन एलिमेंट एक नहीं है। पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट है। फिर हमने इस मॉडल को अप्लाई किया हाइड्रोजन से नेक्स्ट हमारे पास जैसे है हीलियम। अब हीलियम के केस में आपने देखा है बच्चों, ये हमारा न्यूक्लियस और इसके फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन। तो इस पर ये एटम, इस एटम पर ये जो हमारा बोहर मॉडल ऑफ एटम का जो आइडियाज थे वो एप्लीकेबल नहीं हुए। वी डिडंट गेट द राइट आंसर, यानी जो रिजल्ट हमारे बोहर मॉडल ऑफ एटम के थ्योरेटिकल फार्मूले से आए थे वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से वेरीफाई नहीं हुए। मीन्स हीलियम के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, जबकि हीलियम तो हाइड्रोजन से थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। फिर हम अगर बात करें लिथियम की तो चीजें और ज्यादा वर्स हो गई। लिथियम के केस में क्या होता है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस, दो इलेक्ट्रॉन इस सेल में और अगला इलेक्ट्रॉन इस सेल, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रहा है, ना हीलियम को कर रहा है, ना लिथियम को कर रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें हीलियम प्लस आयन की, हीलियम प्लस आयन कब बनेगा, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप हटा देंगे, उसके जो आउटकम्स है, एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स है, वो हमारे बोहर मॉडल के जो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन थे उसके साथ मैच कर गए। यानी कि अब ये हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव आयन को इजीली एक्सप्लेन कर रहा है। सिमिलरली प्यारे बच्चों, जो लिथियम है हमारा, लिथियम डबली पॉजिटिव आयन, डबली पॉजिटिव आयन कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां हटा दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां हटा दीजिए, अब आपके पास जो बच गया वो लिथियम डबल पॉजिटिव आयन बच गया। इसको भी ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये उस एटम को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रहा है जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, इसमें होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम की बात करें एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन हीलियम प्लस आयन की बात करें तो इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। ऐसे लिथियम डबल प्लस को भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। तो ये जो कैटेगरी बन गई ना बच्चों, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम डबल प्लस है, इनको कहते हैं हाइड्रोजेनिक एटम्स। तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजेनिक एटम्स को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन अगर हम सिंपल सी बात करें एक हीलियम एटम की, तो उस पर इसके जो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच नहीं करते। उसका रीजन क्या था बच्चों? उसका रीजन बड़ा सिंपल सा ये है कि अगर हम बात करें कि बोहर जो मॉडल था उसमें जो बोहर साहब ने जो कंसिडर किया, वो क्या कंसिडर किया कि देयर वाज सम इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, negatively charged electron and positively charged nucleus, they were interacting electrically, उसको उन्होंने बोहर साहब ने कंसिडर किया। बट इन केस ऑफ हीलियम, अगर हम हीलियम की बात करें
तो इन केस ऑफ हीलियम वी हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर बच्चों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन तो है ही, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी इंटरेक्शन है, और उस इंटरेक्शन को बोहर साहब ने कंसीडर नहीं किया। दैट्स व्हाई दिस मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रोस्कोपिकल रिजल्ट्स ऑफ हीलियम। ओके बच्चों, एक और बात हम इसमें आगे करें, अगर हम लिथियम पे जाएं, नॉट लिथियम पॉजिटिव आयन, हम लिथियम की बात करें तो लिथियम के केस में क्या है बच्चों कि हर इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रिकली इंटरेक्ट तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। और यहां एडिशन में एक बात और भी है कि इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ जो इंटरेक्शन है उसको इन दोनों की जो प्रेजेंस है वो भी अफेक्ट करती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर बीच वाली सेल ना हो, सिर्फ ये सेल हो, तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सेल, फर्स्ट सेल, इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन इस न्यूक्लियस से काफी कम हो जाता है, जिसको आपने केमिस्ट्री में शायद इनर्ट इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट, ऐसा कुछ सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ऐसा कुछ है, मुझे ध्यान नहीं है कंफर्म, शायद सील्डिंग इफेक्ट है वो। तो प्यारे बच्चों बोहर साहब ने ये चीजें कंसीडर नहीं की, जिस कारण से उनका मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन को और हाइड्रोजनिक एटम को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नाउ डियर स्टूडेंट, द सेकंड लिमिटेशन वाज बोहर साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी इन स्पेक्ट्रल लाइन। इसको समझिएगा कैसे। प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में आपने देखा था कई स्पेक्ट्रल सीरीज थी, लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। तो उनमें से मैंने अपने इजीनेस के लिए मैंने बामर सीरीज ले लिया है, ठीक है। तो आपको पता होगा बच्चों, बामर सीरीज में ऐसे कुछ लाइंस होती हैं, एक ग्रुप ऑफ लाइंस इज देयर, जिसको है ना कुछ इस प्रकार से था, ये मान लीजिए बामर सीरीज, बिकॉज बामर सीरीज वाज इन विजिबल रीजन। तो प्यारे बच्चों, यहां पर कितनी फ्रीक्वेंसी की ये लाइट होगी, यानी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइन, इट वाज सक्सेसफुली प्रेडिक्टेड बाय और एक्सप्लेन बाय बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हर लाइन की फ्रीक्वेंसी बोहर साहब ने एक्सप्लेन किया, इतनी फ्रीक्वेंसी होगी, इतनी होगी, और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ एक्सेलेंटली एग्रीमेंट भी था। बट इन लाइंस में एक बात ऑब्जर्व की गई कि कुछ लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा थी और कुछ लाइंस की इंटेंसिटी कम थी। मींस जैसे हमारे घर में 100 वाट का बल्ब भी होता है, 500 वाट का भी बल्ब होता है, 200 वाट का बल्ब होता है। तो जो 500 वाट का बल्ब है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, 200 वाट का है उसकी मीडियम है, 100 वाट का उसकी डाउन है। तो यहां पे प्यारे बच्चों कुछ लाइंस, जैसे मान लो ये लाइन है, इसकी इंटेंसिटी तो बहुत ज्यादा थी, अब उससे अगली जो लाइन है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम थी। इसका अगर हम रीजन देखें एटॉमिक स्केल पे तो क्या था कि जैसे प्यारे बच्चों यहां एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन इस सेल में भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इस सेल में भी आ सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से ये कह सकते हैं यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, ठीक है। नाउ यहां से जब ये यहां आएगा तो एक फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट होगी, यहां से आएगा तो कुछ दूसरी फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट होगी, यहां से यहां आएगा तो अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट होगी। बट ऑब्जर्व क्या था, ऑब्जर्व ये किया गया कि कुछ ट्रांजिशंस ज्यादा फेवर्ड हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां आना, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस ट्रांजिशन एंड दिस ट्रांजिशन। जबकि बोहर साहब ये कह रहे थे कि ये सारे इक्वली प्रोबेबल होने चाहिए। मीन्स इफ यू हैव ए कॉइन then you know very well the theoretical probability of getting a head is 1/2 if the coin is not biased. In the same way, according to Bohr Sahab, the probability of all the transitions must be same. यानी इलेक्ट्रॉन है, अब उसके पास दो विकल्प हैं, वो यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है, तो 50-50 उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। और 50-50 प्रोबेबिलिटी का मतलब
जो ये लाइन है उतनी ही इंटेंसिटी इस लाइन की होनी चाहिए। बट वट एक्चुअली वी हैव ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, वी हैव ऑब्जर्व दैट सर्टेन लाइन्स आर मोस्ट फेवर्ड, यानी कुछ लाइन्स ऐसी हैं जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी ये ट्रांजिशंस ऐसे हैं जिनको एटम पसंद कर रहा है, यानी एटम चाह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें ज़्यादा आए, यानी इस ट्रांजिशन को ज़्यादा पसंद कर रहा है, इसको वो कम पसंद कर रहा है। इस बात को भी बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दीज वर द टू लिमिटेशंस इन बोहर्स मॉडल अप टू 12th क्लास। यहाँ तक ही ये एटॉमिक फिजिक्स में होता है, बट इन हायर क्लासेस प्यारे बच्चों आप हमारा जो वीडियो एक प्लेलिस्ट है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से है, शायद ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से होगी, इसके बाद वो लेक्चर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जहां बोहर मॉडल का लिमिटेशंस खत्म होता है उसके बाद फिर एक नया मॉडल ऑफ एटम आता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वेक्टर एटम मॉडल। ठीक है, जैसे एक परंपरा सी चली, शुरू में जे थॉमसन सर का मॉडल था, फिर उसके लिमिटेशंस आए, फिर रदरफोर्ड सर का मॉडल आया, फिर उसके लिमिटेशंस आए, फिर उसके बाद बोहर साहब का मॉडल आया, अब उसके लिमिटेशन आए, अब वेक्टर एटम मॉडल आएगा। ठीक है, तो इससे आगे यानी एटॉमिक फिजिक्स में जो हमने प्ले लिस्ट बनाई है उसमें आप ये समझ लीजिएगा कि इससे आगे अगर आप इस प्ले लिस्ट को सप्लीमेंट करना चाहते हैं तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से प्ले लिस्ट है, उसके पहले वीडियो से आप शुरुआत कर सकते हैं, यानी इसके लास्ट वीडियो से अगला वीडियो अब वो होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।